बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज हमारे साथ मौजूद हैं सईद बलोच, जो सुप्रीम कोर्ट के माहिर रिपोर्टर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कई ऐसे बड़े केसेस के यानी शाहिद भी हैं कि उनके सामने जो है ये केस सुनेंगे। उनकी समाअत हुई, उनके फैसले हुए। आज 1 साल 7 माह और 4 दिन के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तब्दीली आ रही है और ये तब्दीली 3 दिन इसमें ऑलमोस्ट रह गए हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी तब्दीली आ जाएगी, बल्कि मुल्क के अंदर जो है बड़ी तब्दीली आएगी और इस तब्दीली का मुल्क के जो है वो बड़े अहम केसों पर बड़ा असर पड़ेगा और केसों के हवाले से, मुकदमात के हवाले से जो है एक नई पॉलिसी भी आप कह सकते हैं और एक नया विजन भी जो है वो आप कह सकते हैं कि उसके मुताबिक ये केस सुने जाएंगे और उसके मुताबिक जो है फैसले होंगे। फैसले तो आइन और कानून के मुताबिक ही जो है वो होते हैं, लेकिन हर जज का एक अपना स्टाइल है काम करने का, हर चीफ जस्टिस का एक अपना स्टाइल होता है काम करने का। तो मुल्क के अंदर एक नई तब्दीली जो है जस्टिस कादी फाइसा साहब की सूरत में आने वाली है और इस तब्दीली का आगाज़ जो है वो 17 सितंबर 2023 को होगा। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बतौर चीफ जस्टिस 1 साल 7 माह और 4 दिन गुजारे। 2 फरवरी 2022 को उन्होंने अपने अहदे का चार्ज संभाला था और इस दौरान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी उनके होते हुए ख़त्म हुई और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म होने के बाद उनके जो जलसे जुलूस से जो उनके एहतजाज थे वो भी चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के होते हुए भी सड़कों पर लोग आए और इसका असर उन जलसों का, उस एहतजाज का असर जो है वो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी देखा और कई कई हवाले से जो है वो मुतनाज़ा एक सूरत पैदा हुई और फैसलों पर जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया, उन फैसलों को भी और उन जज साहबान को भी जिनकी ऑडियो लीक्स में मुलव्वस होने का एक चीज़ें सामने आई और जो है उनसे कहा गया कि आप लोग बेंच से अलग हो जाए, उन पर एतराज़ किया गया। अब इस सारी सूरत हाल पर हम एक जो है वो तजिया और एक खबर जो है आपके सामने रखने जा रहे हैं कि उमर बंदयाल साहब का दौर जो है वो कैसा दौर था और आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस कादी फाइसा साहब का दौर जो है वो कैसा होगा और उनका काम करने का स्टाइल जो है वो क्या होगा और जो तब्दीली सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ रही है उसका असर फैसलों पर जो है वो कैसे पड़ सकता है। सईद बलोच, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। उमर बंदयाल साहब जो है वो बिलाखिर जा रहे हैं और 17 सितंबर से एक नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फाइसा साहब जो है अपने अहदे का चार्ज संभाल रहे हैं। तो थोड़ा सा बताएं इंपॉर्टेंट केसेस जो है उमर बंदयाल साहब के दौर में जो बेंच बने उन पर भी एतराज़ हुआ, ऑडियो लीक्स आई, उसको भी काम करने से रोका गया कमीशन को, जिसके कमीशन के सरबराह खुद जस्टिस कादी फाइजा साहब हैं। तो क्या कैसे देख रहे हैं इस दौर को, अब जो 3 दिन बाद जो है ख़त्म होने जा रहा है तो जो नया दौर आने वाला है? बहुत शुक्रिया जावेद बलोच साहब। मेरे ख्याल में मौजूदा चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब शायद पाकिस्तान की तारीख में बड़े कमज़ोर चीफ जस्टिस के तौर पर याद रखे जाएंगे। उनका दौर इस हवाले से भी बड़ा अहम था क्योंकि पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली बार किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद थी वो कौमी असम्बली से मंजूर हुई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले के तनाजुर में इमरान खान को वजारत उज़्मा के ओहदे से हटाया गया। ये एक प्रोसेस था जो पार्लियामेंट के अंदर मुकम्मल हुआ और इसका जो हुक्म था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 7 अप्रैल 2022 को दिया गया था। ठीक। इसके अलावा जो दीगर अहम मसाइल अगर हम देखें तो वो ये थे कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला था वो बड़ा अहम मतनाज़ा उसकी हैसियत हुई। गुज़श्ता साल 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और उस इजलास में जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला ज़ेर गौर आया, लेकिन उसमें जो तनाज़ात थे जजेस के दरमियान वो शिद्दत इख्तियार कर गए और फिर हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि जुडिशल कमीशन का वो इजलास जो खुफिया या इन कैमरा होता है और किसी गैर मुतलका शख्स को उस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती,
ज़राए से, मुख्तलिफ ज़राए से खबरें उससे जरूर चलाई आती जाती हैं। हैं। लेकिन पहली बार हमने देखा कि उस जुडिशल कमीशन इजलास की जो मीटिंग मिनट्स थे, जो तमाम डिस्कशन थी, तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे की ऑडियो थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी की गई। जजेस के दरमियान ये तनाज़ात वहीं ख़त्म नहीं हुए बल्कि मज़ीद शिद्दत इख्तियार करते गए। ख़ास तौर पर जब जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया गया तो फिर उसके ऊपर जो सीनियर जजेस थे उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया एतराज़ गया, आया। वकला तंजीमों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। अब ये देखें कि जो चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होना था अगर सीनियरिटी की बुनियाद पर उनको लाया जाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शाहिद वहीद आ गए, वो जूनियर जजेस में शामिल थे। जस्टिस आयशा मलिक आई, वो भी जूनियर जजेस में शामिल थी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी सिंध से सुप्रीम कोर्ट में आए, वो भी जूनियर जजेस में आते थे, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पर की गई। तो कुछ ऐसे इश्यूज थे। फिर सबसे बढ़कर जो आर्टिकल 184(3) का डिस्प्यूट है वो अभी तक खत्म नहीं अभी हुआ। नहीं हुआ। फिर पार्लियामेंट ने उसके ऊपर कानून साजी की तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दिया हुआ है। जो एक फैसला आया था जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट जो पार्लियामेंट की जानिब से बनाया गया, वो सुप्रीम कोर्ट का लदम करार दे चुकी है कि नजर षानी का इख्तियार आईन पाकिस्तान देता है। अपील का हक, नजर षानी में अपील का हक आइन में कहीं जिक्र उसका नहीं है, इसलिए ये कानून आइन आईन पाकिस्तान के साथ हम आहंग नहीं, तो ठीक है। इसलिए इसको कलअदम करार दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा आपको याद होगा कि रवां साल जब पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात का मामला आया तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन उस पर पार्लियामेंट की जानिब से अमल दरामद नहीं किया गया और इस तरह जो 14 मई को पंजाब में आम इंतखाबात होना थे वो नहीं हो सके। अगरचा उसका जो तफसीली फैसला वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 4 अगस्त को जारी किया गया, यानी तकरीबन कोई 2.5 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने। पीडीएम गवर्नमेंट खत्म होने के बाद जी 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 जारी जी। किया गया। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज थे जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को लीड करना था। खास तौर पे आप ये देखें कि उनके दौर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हुई है। वाज़े 2 ग्रुप्स थे जिनमें एक चीफ जस्टिस का ग्रुप था जो, और दूसरा जस्टिस काजी फायज ईसा का ग्रुप था। और चीफ जस्टिस का ग्रुप जो है वो इस वजह से अक्सरियत में था कि उनके साथ 8 जजेस थे। जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ 7 जजेस थे। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त तक 15 जजेस थे। 2 जजेस का ओहदा जो था वो खाली था, उनकी तैनातियां नहीं हो सकी और उसकी वजह यही थी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने कुछ जो मंजूर नज़र जजेस थे, जूनियर जजेस, उनको सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहते थे, लेकिन चूंकि पीडीएम हुकूमत तब्दील हुई, जुडिशल कमीशन के अंदर जो मेंबरान और की। इसका इंकशाफ वजीर कानून ने भी किया था, गलती का एतराफ़ किया था जी 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 कि जी जूनियर जज जो है वो लाएगा, जी मैं जी। एतराफ़ गुज़श्ता करता हूँ। गुज़श्ता साल जब जजेस की अपॉइंटमेंट हुई जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल थे, जस्टिस शाहिद वहीद थे, जस्टिस हसन अजहर रिजवी थे, जी जी। तो इन 3 जजेस की अपॉइंटमेंट गुज़श्ता साल की गई थी और उसके बाद ही साबिक वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जानिब से कहा गया कि उनसे गलती हुई है गलती हुई है। और उस गलती का खमियाजा फिर उन्होंने ये कहा कि मैं रिज़ाइन करता हूँ। रिज़ाइन भी उन्होंने किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर उनको दोबारा दोबारा वो आगे। वजारत दे दी गई। तो ये डिस्प्यूट, ये इश्यूज चलते रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा ये है कि जो चीफ जस्टिस के दौर में जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि उनके लिए नाकामी है कि वो अपने दौर में तकरीबन 1 साल 7 माह और 14 दिन बनते हैं उनका ये बतौर चीफ जस्टिस, वो एक भी जुडिशल जो फुल कोर्ट मीटिंग होती है, इंटरनल फुल कोर्ट मीटिंग होती है, वो नहीं बुला सके। उस फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के अपने इंतजामी अमूर होते हैं जी जी। वो डिस्कस किए जाते हैं, जो इश्यूज होते हैं वो उनको जो है वो तय किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई पॉलिसी मेकिंग हो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उसकी मंजूरी दी जाती है। अब देखें कि सुप्रीम कोर्ट में 56,000 से जायद केसेस इस वक्त जेर इल्तवा हैं, लेकिन वो कैसे निपटाने हैं, कैसे स्पेशल बेंचेस बनेंगे, कैसे उनको इंसाफ जल्द फराहम किया जाएगा, उस हवाले से अभी कोई पॉलिसी नहीं है। जो जल्द हेयरिंग की समाअत यानी अर्ली हेयरिंग की अगर कोई दरख्वास्त भी दी जाती है तो 2-2 महीने तो वो भी फिक्स नहीं होती। हमने माजी में ये देखा है कि जब अर्ली हेयरिंग की कोई दरख्वास्त आती थी तो वो 2 से 3 रोज के अंदर उसके ऊपर समाअत होती और फिर अदालत उसके ऊपर कोई मुनासिब हुक्म जारी करती थी। लेकिन अब 2-2 3-3 माह तक अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होती। फैसले हमने देखा कि बड़ी ताखीर से जारी किए जाते हैं। कुछ फैसले हमने ऐसे भी देखे कि जमानत के मुल्जमान की सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई और 6-6 माह तक उनकी जमानत का तहरीरी फैसला नहीं जारी किया जी। गया और जमानत हो जाने के बावजूद वो जेलों में बंद रहे। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो मैं समझता हूँ कि आने वाले चीफ जस्टिस साहब के लिए
बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का उन्हें सामना करना पड़ेगा। जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला है, 184(3) के पैरामीटर्स तय करने का मामला है। जजेस के दरमियान जो इस वक्त एक ग्रुपिंग की सिचुएशन है कि दो ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट, इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। शदीद इख्तलाफात हैं, और इख्तलाफात इस नौयत तक गए कि अभी ये जो गुज़श्ता माह रमज़ान गुजरा है, उसमें जजेस की जानिब से जब अफ्तार, हम अमूमन आपको पता है कि अफ्तारी का सामान सवाब के लिए भी हम एक दूसरे को भिजवाते हैं या भिजवाते करते हैं, तो वो सामान तक वापस किए गए। तो यहाँ तक जो मामलात थे वो बिगड़ चुके थे, और ये अब आने वाले चीफ जस्टिस साहब के ऊपर और बहुत फिर बड़ी एक और जिम्मेदारी है। सईद, एक और बड़ा अहम मामला जो है वो हमने देखा कि जब साकिब निसार साहब थे और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म की गई और की जा रही थी, तो इतनी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट उस वक़्त भी नज़र आ रहा था कि वो कर रहे हैं, लेकिन कोई बज़ाहिर सामने कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी कि वो ऐसा पॉलिटिकल इन्वॉल्व हैं। लेकिन उमरता बंदयाल साहब के पर बार-बार ये उंगली उठाई गई कि उनका कोई तहरीक-ए-इंसाफ के साथ कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, या उनकी फैमिली के लोग जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मिले हुए हैं, या उनके लिए काम कर रहे हैं। तो उनकी साहिबा की ऑडियो भी आई और ऑडियो लीक कमीशन में वो ऑडियो पेश भी की गई। मज़ाहिर नकवी साहब की जो है वो ऑडियो सामने आई। तो इस तरह की भी एक सूरत-ए-हाल रही कि उनका जो सियासी एक तल्लुक वास्ता था वो भी सामने आया लोगों के। जी, बिल्कुल। देखें, फैमिली के हवाले से जो ऑडियो उनकी सास की सामने आई, उसके ऊपर हुकूमत की जानिब से इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, लेकिन उस इंक्वायरी कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म इम्तना जारी किया गया, और अभी तक वो हुक्म इम्तना बरकरार है। जजेस के बेंच से अलग होने पर एतराज़ उठाया गया, जी, लेकिन जी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन शायद 6 जून को फैसला महफूज किया, जो पिछले हफ्ते सुनाया गया, और उसमें भी जो हुकूमती एतराज़ात थे वो मुस्तरद कर दिए गए। तो यही वो तनाज़ात हैं जो जस्टिस उमर अता बंदयाल के लिए समझें कि वबाल जान बने। जब देखें ना, अब आईन पाकिस्तान के अंदर जो इख्तियारात की तकसीम का मैकेनिज़्म है, उसमें 3 बुनियादी जो है वो उसके कैटेगरीज़ हैं। एक आपकी उसमें अदलिया आती है, एक आपकी ब्यूरोक्रेसी है, तीसरी आपकी पार्लियामेंट है। सही, तो पार्लियामेंट जो कानून बना रही थी, अगर सुप्रीम कोर्ट उस कानून को नाफिज होने से पहले ही उसके ऊपर हुक्म इम्तना जारी कर दे, ऐसा ही है। तो फिर यकीनन वो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो अवाम के वोट से मुंतखब होके पार्लियामेंट में आते हैं, तो उनके लिए यकीनन वो बहुत बड़ी सुबकी का मौका था, और सुप्रीम कोर्ट ने 2 मौके पर ऐसा किया। एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को हुक्म इम्तना दिया, जिसके ऊपर ताहाल वो हुक्म इम्तना बरकरार है, उसके ऊपर ना फैसला किया जा रहा है, ना उस केस की दोबारा समाअत की गई है, और मई के महीने से अब तक उस केस को दोबारा सुना ही नहीं गया। नहीं सुना गया। और दूसरा जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट था, जो पार्लियामेंट ने 8 जून को गलबन मंजूर किया, और उसको भी सुप्रीम कोर्ट है उसने कलअदम करार दे दिया। तो यही वो तनाज़ात थे। फिर इसमें जो सबसे बड़ी वजह जो बेंचेस के हवाले से जो एतराज़ उठा, वो ये थी कि हर चीफ जस्टिस के अपने कुछ, आप समझे कि कुछ हम ख्याल जजेस होते हैं, ऐसा ही है। जिनके साथ वो मुशावरत भी करते हैं, अपने जो डिसीजंस कुछ लेने हो वो भी उनके साथ शेयर किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर इतराज़ ये आया कि चीफ जस्टिस साहब हर बेंच के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन को इजाज़त साथ साहब को। बिठा लेते हैं, और अगर उनके ऊपर फिर कोई एतराज़ आए तो वो एतराज़ भी रद्द कर दिया जाता है, और जजेस बेंच से अलग भी नहीं होते। फिर जब जस्टिस मज़ाहिर नकवी की ऑडियो आई, तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस की जानिब से बड़ा बोल्ड किस्म का एक फैसला लिया गया, फैसला और आया। कहा गया कि मैं किसी को खामोश पैगाम देने के लिए जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बेंचेस का हिस्सा बना रहा हूँ। तो ये वो चीज़ें थी जिसकी वजह से तनाज़ात जो है वो मज़ीद आगे बढ़े, और उसके बाद फिर जो एक तो ये होता था पहले कि जो वकला तंजीमें हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल हो या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, उनकी जानिब से एतराज़ात आते थे ठीक है। कि फ़लाँ जज जो है वो बार-बार मुकदमात में आ रहे हैं, या वो मुतनाज़ा हो चुके हैं, तो उनको चाहिए कि वो किसी मखसूस जो केस है उसकी समाअत से वो अलग हो जाएँ। ठीक। लेकिन यहाँ पर तो जो जिन जजेस के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, जैसे जस्टिस मज़ाहिर नकवी हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कुछ शिकायत भी भिजवाई गई। पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से भी शिकायतें भिजवाई गई कि उनके जो असासाजात हैं वो उनकी आमदन से वो मुताबिकत नहीं रखते, और उन्होंने अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया। ख़ास तौर पर जब वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, तो उस वक्त उन्होंने अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया, और उन्होंने अपने बेटों की जो लीगल फर्म थी उसको भी फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की। ठीक। तो इस तरह के संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगे, लेकिन उसके ऊपर भी चीफ जस्टिस की जानिब से कोई
कार्रवाई नहीं की एक्शन गई। नहीं लिया गया। उनकी जानिब से कुछ अपनी ऐसी तौजीहात जरूर पेश की गई कि उन्होंने ये कहा कि माजी में उनके एक दोस्त थे जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान, उनके खिलाफ भी इसी तरह के इल्जामात सामने आए जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे। और जब उन पर इल्जाम लगा तो उन्होंने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। लेकिन जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उस केस की कार्रवाई हुई तो फिर इकबाल हमीदुर रहमान के खिलाफ वो इल्जामात गलत साबित हुए। तो उनकी कुछ अपनी भी ऐसी वजूहात थी जिनको वो जिक्र करते थे कि सिर्फ मैं इल्जामात की बुनियाद पर किसी जज के खिलाफ इस तरह कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक कि कोई ठोस शवाहिद ना ठोस हो। शवाहिद ना हो। तो अब ये मामले भी जो लेकिन दूसरी तरफ जो है हमने देखा कि ठोस शवाहिद के लिए अगर एक ऑडियो लीक कमीशन बनता है तो उसे काम करने से रोक दिया जाता है। जी जी बिल्कुल, ऑडियो लीक्स कमीशन का मेरे ख्याल में एक बेहतरीन हल ये होना चाहिए था कि चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी होने देते, लेकिन साथ इसमें ये चीजें भी तय हो जाती कि ये ऑडियोज रिकॉर्ड कौन करता है, रिकॉर्ड लीक कौन करता है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान भी इससे जो है वो बरी जिम्मा नहीं है, इससे महफूज नहीं है, तो फिर आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी महफूज नहीं है, ना हम महफूज हैं। हम तो फिर भी आम शहरी हैं, हमारी तो शायद वो वक़्त और अहमियत भी नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की है। तो ये एक बड़ा सीरियस मामला था, इसको बड़े बेहतर तरीके से चीफ जस्टिस साहब टैकल कर सकते थे। ये जो जासूसी का या कॉल रिकॉर्डिंग का, फोन टैपिंग का एक गंभीर मामला था, संजीदा मामला था, इसको हमेशा के लिए खत्म भी किया जा सकता था, काबू किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ये गोल्डन चांस भी जाया किया। ये है सूरत हाल नाज़रीन। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तनाज़ात थे उसको हमने मुख्तसरन जो है उस पर हमने बात करने की कोशिश की और जो तनाज़ात चलते रहे वो आपके सामने रखे और किस तरह चलते रहे। चीफ साहब का जो है वो रोल क्या होना चाहिए था और क्या रोल प्ले किया गया। इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए जो है जो जज साहबान होते हैं उन पर कौम को काफ़ी उम्मीदें होती हैं और जो जिनके स्पेशली केसेस चल रहे होते हैं 56,000 केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। तो उनके फैसलों का भी इंतज़ार किया जा रहा होता है और इस तरह के और कई ऐसे जो है वो केसेस सामने आए, कई ऐसे लम्हात सामने आए। एक मुलज़म जो नैब की कस्टडी में था, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को दौरान रिमांड जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने अपनी कोर्ट में तलब किया, नैब को ऑर्डर किया कि उन्हें जो है वो बुलाया जाए और उन्हें गो टू सी यू कहा गया। जी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जब सामने आएंगी तो फिर जो है वो सवाल उठेंगे और लोग सवाल करते हैं और फैसलों पर भी सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन देखना ये है कि जो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब अपने ओहदे का जब चार्ज संभालेंगे बतौर चीफ जस्टिस उसके बाद क्या तब्दीली आती है। जो उनकी शोहरत है काजी फैसल साहब की उसको देखते हुए तो पहले से ही जो है वो उन पर काफ़ी उम्मीदें लोग लगाए बैठे हैं इंसाफ के लिए और एक फेयर ट्रायल के हवाले से उनका जो एक शोहरत है और नाम है उस पर भी जो है वो लोग काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। ये थी आज की सूरत हाल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।